गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने देखो पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी उसमें अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपने खंड ब जो है उस खंड ब की इकाई सेकंड जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है अपने संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें अपने बात करते हैं किसकी, संसद की। संसद की देखो बात करने से पहले देखो अपने किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अगर बात करें, किसी भी देश की मान लो आप अगर उसकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार जो होती है अपने भारत में जो सरकार है उस सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है। 3 अंगों में अपने पहला अंग जो आता है वो तो है अपने व्यवस्थापिका और दूसरा अंग जो है वो है अपने कार्यपालिका और तीसरा अंग जो होता है वो होता है न्यायपालिका। देखो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग जो होता है उसे कहते हैं अपने न्यायपालिका। देखो ये क्या करती है, इसका उल्लेख जो है कई बार अनुच्छेद पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक अपने किसका उल्लेख है, व्यवस्थापिका का उल्लेख है। देखो ये कानूनों को क्या करती है, ये तो कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। कार्यपालिका जो है उनको लागू करने का आदेश देती है और न्यायपालिका जो है वो उनकी क्या करती है, पालना करवाती है। अब यहाँ पे जो अपने व्यवस्थापिका है, भारत की व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका के भी 3 अंग है। अपने जो भारत की व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका के भी कितने अंग है, 3 अंग है। पहला अंग आता है अपने लोकसभा, दूसरा अंग आता है अपने राज्यसभा और तीसरा अंग जो है वो है अपने राष्ट्रपति। देखो कहने का मतलब हो गया कि भारत की जो व्यवस्थापिका है इसी व्यवस्थापिका को ही अपने भारत में संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका जो है इसी को अपने भारत में किसके नाम से पुकारते हैं, संसद। देखो लोकसभा जो है, इस लोकसभा का उल्लेख तो है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का है 80 में और जो व्यवस्थापिका या संसद है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। अब अपने देखो जो भारत की व्यवस्थापिका है यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि संसद का निर्माण जो है वो कितने अंगों से मिलकर होता है। अगर अंग पूछ ले तो अपने को 3 करने हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यवस्थापिका या संसद के सदन कितने होते हैं तो सदन पूछे तो अपने कितने करने हैं, 2 करने हैं, क्योंकि सदन जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब देखो यहाँ पर अपने एक 2 क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि विभिन्न देशों में संसद या व्यवस्थापिका को किन नामों से जाना जाता है। जैसे पूछ ले आपको कि पार्लियामेंट के नाम से किस देश में जाना जाता है, या जो अमेरिका की संसद है उससे क्या कहते हैं, जापान की उसे क्या कहते हैं। तो 2-4 अपने जो मेन क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देखो ब्रिटेन की जो संसद है उस ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। सेकंड बात करते हैं अपने अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है उसको अपने कहते हैं कांग्रेस। जापान की जो संसद है इस जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। ईरान की जो संसद है, ईरान की संसद को कहा जाता है मजलिस। और जर्मनी जो है, इस जर्मनी की जो संसद है उसको कहा जाता है बैंड स्टॉन्ग। देखो इनमें ये जो है ना ईरान वाला, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि ईरान की जो संसद है उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखो ब्रिटेन की हो गई पार्लियामेंट, अमेरिका की कांग्रेस, जापान की डाइट, ईरान की मजलिस और जर्मनी की बुंडेस्टॉन्ग। अब अपने बात करते हैं अपने जो भारत की संसद है उस संसद का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। संसद का सदस्य बनने के लिए एक
व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं, कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहली योग्यता की बात करते हैं। तो पहली योग्यता यह है कि वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उस व्यक्ति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। देखो संसद के सदस्य बनने में यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, उम्र में फर्क है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी है, 30 वर्ष। तीसरी विशेष योग्यता की बात करें कि वह व्यक्ति जो है वो पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। ये योग्यताएं जो है वो संसद का चुनाव लड़ने के लिए, संसद का सदस्य बनने के लिए एक नागरिक में होनी आवश्यक है। इस योग्यताओं के बाद में अगली अपने चर्चा करते हैं शपथ की। योग्यताएं हो गई, सदस्य बन गए। अब इन सदस्यों को देखो शपथ कौन दिलाता है। जो संसद के सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनको अपने एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। जहां तक हो सकेगा राष्ट्रपति दिलवाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ की बात हो गई। अब बात करते हैं अपने संसद के सत्र। देखो संसद के जो सत्र है उन सत्रों को आहूत या स्थगित करने का कार्य जो है वो किसका होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के सत्रों को आहूत या सत्रावसान करने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के सत्र जो है वो क्या किए जाएंगे, आहूत किए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दो सत्रों के मध्य जो है वो कितने माह से अधिक समय का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सत्र हो रहे, उन 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से कम समय के अंदर सत्र होना आवश्यक है। अब देखो अपने भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद में सामान्य रूप से कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र तो होता है अपने बजट सत्र। देखो इनमें कई बार टाइम में पूछ लेते हैं कि बजट सत्र कब से कब तक होता है। तो बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र का टाइमिंग है फरवरी से लेकर मई। ये जरूरी नहीं कि फरवरी में स्टार्ट हो मई तक चले, मतलब इस टाइम के बीच के अंदर कभी भी बजट सत्र हो सकता है। दूसरा सत्र होता है अपने, बजट सत्र हो गया। दूसरा सत्र आता है अपने मानसून सत्र। देखो मानसून सत्र, मानसून का मतलब बरसात को टाइम हो जनाब। अपने मानसून से आइडिया लगा लो, मतलब बरसात का समय है इसमें। तो बरसात कब होती है, जुलाई अगस्त में स्टार्ट होती है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जुलाई में होती है। तो जुलाई से लेकर कब तक होता है, सितंबर। पहला है बजट सत्र, इसमें बजट पारित करने का काम होता है, ये फरवरी से लेकर मई तक। दूसरा है मानसून सत्र, यह है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र सर्दियां कब पड़ती है, सर्दियों में शीतकालीन सत्र होता है। मतलब सर्दी स्टार्ट कब होती है, नवंबर दिसंबर के आसपास सर्दी स्टार्ट होती है और नवंबर दिसंबर में ही यह सत्र आयोजित किया जाता है। मतलब इनकी जो समय है ना वो भी इनके नाम के अकॉर्डिंग है। याद रखने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बजट जो है वो लगभग अपने फरवरी मार्च में होता है। मानसून सत्र जो है वो वर्षा के समय अर्थात जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त इन्हीं टाइम पे वर्षा होती है, तो जुलाई से लेकर सितंबर में होगा मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र अर्थात सर्दियां जब प्रारंभ होती है था नवंबर दिसंबर में। तो ये हो गए अपने संसद के सत्र। अब देखो गणपूर्ति। गणपूर्ति या इसको अपनी दूसरी भाषा में कहते हैं कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या है, देखो सदन की कार्रवाई के लिए जो न्यूनतम सदस्य आवश्यक होते हैं ना,
किसी भी सदन की कार्रवाई के लिए जो न्यूनतम सदस्य होते हैं कि इतने सदस्य तो होने ही चाहिए, वही क्या कहलाती है, गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। और गणपूर्ति या कोरम कितनी होनी चाहिए, 1/10। मतलब जितने भी सदस्य हैं, टोटल जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का 10% तो गणपूर्ति होनी ही चाहिए। मतलब सदन की कार्रवाई के लिए इतने सदस्य तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 के अकॉर्डिंग 55। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 25। क्यों, 550, 250 इनके, मतलब फिर अपने 10% निकलो, एवरेज निकाले तो 55 आ गया, और इधर कितना आ गया, 25। ये क्या है, अपने संसद के सदस्यों की गणपूर्ति है। ये लोकसभा की है, ये लोकसभा की है, और ये कहां की है, राज्यसभा की है। अब देखो संसद की जो कार्रवाई होती है ना, वो कौन सी भाषा में होती है, संसद की भाषा, संसद की भाषा। देखो भाषा में सीधा याद रखना, दो ही भाषा है, एक तो हिंदी और दूसरी कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। मतलब इन्हीं दो भाषाओं में संसद का कार्य होता है। लेकिन अगर मान लो किसी सदस्य को, किसी को मान लो हिंदी अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी जो होता है, उस पीठासीन अधिकारी की मदद से अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकता है। मातृभाषा का प्रयोग कब करेगा, जब उसको कौन सी भाषा नहीं आ रही है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं आ रही है, दोनों भाषाओं से वह व्यक्ति अनजान है, तो वह पीठासीन अधिकारी की मदद से अपना जो वक्तव्य, अपनी बात जो है वो अपनी मातृभाषा में भी कह सकता है। तो ये तो थी अपने संसद के गठन की बात। अब बात करते हैं अपने संसद के कार्यों की। संसद कौन कौन से कार्य करती है। देखो इनमें छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर कि इनके कौन कौन से सत्र होते हैं, सत्र का टाइमिंग कब से कब तक है, कौन ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, ईरान की संसद को क्या कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा क्वेश्चन अपने जो बनता है वो यही बनता है, संसद के प्रमुख कार्य। देखो संसद के कार्यों की बात करें, अपने जो भारत की संसद है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य है अपने विधि निर्माण, विधि निर्माण। देखो विधि निर्माण का कार्य जो है वो संसद, या अभी अपने जैसे बात की थी सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, और उनमें पहला अंग कौन सा था, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो व्यवस्थापिका बोल दो या संसद बोल दो, एक ही बात है। इसका पहला कार्य क्या है, विधि निर्माण। विधि निर्माण का मतलब हो गया कि संसद के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है। अब देखो इन कानूनों का निर्माण भी कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, दोनों सदनों से कानून कैसे बनता है, सबसे पहले तो दोनों सदनों से विधेयक को क्या करना पड़ेगा, पारित होना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो विधेयक है, जो कानून है, वह दोनों सदनों से क्या होगा, पारित होगा। अर्थात लोकसभा भी पारित करेगी और राज्यसभा भी पारित करेगी। दोनों ने पारित कर दिया। फिर इसके बाद में वह विधेयक जो है वो किसकी स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। मतलब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर कराने के लिए उसको भेजते हैं कि इस प्रकार का ये विधेयक है, इसको लागू करना है। अब देखो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकृत कर भी सकता है उस विधेयक को, और चाहे तो उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। स्वीकृत और अस्वीकृत करने की जो शक्ति है ना, उसी को बोलते हैं वीटो पावर। मतलब वीटो पावर का मतलब हो गया विशेषाधिकार। और इस वीटो पावर का जो उल्लेख है ना, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीटो पावर का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा, या तो राष्ट्रपति जाते उसको पढ़ के देख के अच्छी तरह से उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देगा, तब तो वह स्वीकृत हो जाएगा और कानून बन जाएगा। या फिर क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको वापस लौटा देगा, राष्ट्रपति उसको वापस भेज देगा। लेकिन अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास में वापस पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, और वह विधेयक जो है वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से संसद का पहला कार्य क्या हो गया, विधि निर्माण का कार्य। दूसरा कार्य है धन विधेयक।
पारित करना। धन विधेयक का मतलब पैसों से संबंधित। देखो धन विधेयक पारित करना, देखो यहाँ पे इस धन विधेयक के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि यह किस प्रकार का विधेयक है, तो ध्यान रखना धन विधेयक जो है वो कैसा है, सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 109 में। देखो प्रक्रिया पूछ ले तो 109, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है तो 110। तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कई एग्जाम में पूछे हुए हैं, अपने 12वीं क्लास की जो एग्जाम है उसमें पूछे हुए हैं, इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। अब देखो क्या होता है, धन विधेयक के ऊपर किस प्रकार से क्या चर्चा होती है। देखो सबसे पहली बात है ना कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक जो है ना वो ओनली कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है वो कहां पेश होता है, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। और किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति की सिफारिश पर धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के बाद में इसको कहां भेजा जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा से पारित करने के लिए इसको भेजा जाता है। राज्यसभा को पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में इसको पारित नहीं करती है तो धन विधेयक जो है वो ऑटोमेटिक या अपने आप ही क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि यह एक प्रकार से लोकसभा की विशिष्ट शक्ति हो गई। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान देना। पहली बात तो धन विधेयक कैसा विधेयक है, सरकारी विधेयक, प्रक्रिया का उल्लेख 109 में, परिभाषा 110 में, और किसके द्वारा पारित होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कहां पेश किया जाता है, ओनली लोकसभा में। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ओनली लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में तो उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 अधिकतम 14 दिन का समय राज्यसभा के पास में होता है। 14 दिन में उसको वापस लौटाना पड़ता है। अगर राज्यसभा इसको स्वीकृति नहीं देती है 14 दिन में तो ये अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। अगले कार्य की बात करते हैं। संसद का अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो अपने जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उस लोकतांत्रिक सरकार में अगर सीधे तौर पर देखें तो कार्यपालिका जो है वो एक प्रकार से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण जनता ही रखती है। लेकिन फिर भी कार्यपालिका पर संसद के द्वारा भी या व्यवस्थापिका के द्वारा भी नियंत्रण रखा जाता है। और उस नियंत्रण को रखने के 2-3 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखो। नियंत्रण रखने का पहला तरीका तो होता है प्रश्नकाल, दूसरा तरीका होता है शून्यकाल, और तीसरा तरीका होता है काम रोको प्रस्ताव। इसको स्थगन प्रस्ताव भी कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव। देखो संसद के द्वारा इन तरीकों के माध्यम से कार्यपालिका पर क्या रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल की। देखो प्रश्नकाल क्या होता है, इनका एक तो समय पूछते हैं कई बार। प्रश्नकाल का जो समय होता है वो होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। देखो इसमें क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य किसी भी मंत्री से या किसी भी मंत्री से या सरकारी सदस्य से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो सीधा से अगला प्रश्न काल, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। समय कब से कब तक है, 11 से 12 तक। और कौन पूछते हैं, दोनों सदनों के सदस्य। किन से पूछेंगे, या तो कोई मंत्री होगा या कौन होगा, सरकारी सदस्य होगा। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया अपने प्रश्नकाल। शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल का समय है 12 से लेकर 1 बजे तक। इसमें भी देखो क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य किसी मंत्री या सरकारी से सदस्य से क्या पूछते हैं। इसमें भी देखो प्रश्न ही पूछ रहे हैं, इसमें भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें टाइमिंग 11 से 12 है, इसमें टाइमिंग 12 से 1 है। इसमें भी दोनों सदनों के सदस्य मंत्री या सरकारी
सदस्य से प्रश्न पूछते हैं और इसमें भी दोनों सदनों के सदस्य मंत्री या सरकारी सदस्य से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अंतर क्या है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के पूछा जाता है, अर्थात कोई सूचना नहीं होती कि हम आपसे इस प्रकार का प्रश्न करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार की कोई डिटेल नहीं होती। बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं, अचानक प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यकाल में, जबकि इसमें जो है वो प्रश्न पूछने से पहले बताया जाता है। अंतर इतना ही है। तीसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं, कई बार एक बार पूछा हुआ है अपने शायद पटवार भर्ती के एग्जाम थे कि शून्यकाल की प्रक्रिया जो है वो कब से प्रारंभ हुई। तो शून्यकाल की प्रक्रिया अपने भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था ना 1962 में, इस युद्ध के बाद से अपने भारतीय संसद में यह शून्यकाल की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तीसरा आता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव क्या है, देखो सीधा सा इसी से देख लो। काम रोको प्रस्ताव मतलब सदन की जो कार्रवाई चल रही है ना, उस कार्रवाई को क्या कर देना, अचानक से रोक देना। कोई भी काम हो रहा है उस काम को अचानक से रोक देना। रोक क्यों देना, क्योंकि रोक कर क्या किया जाता है, किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। मतलब कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय आ गया, कोई देश से संबंधित कोई मैटर आ गया, कोई सीरियस मैटर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। इसमें टाइमिंग अगर पूछ ले तो यह काम रोको प्रस्ताव की प्रक्रिया जो है वो कब होती है, 4 बजे बाद, शाम को 4 बजे बाद। चौथे कार्य की बात करते हैं, अपने संविधान में संशोधन। देखो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, इसका उल्लेख जो है वो अपने कौन से अनुच्छेद में है, 368 में। देखो अपने पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आगे जो संविधान संशोधन का अपने जब टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे, उस समय आपको मैं डिटेल से किस प्रकार से संशोधन होते हैं, कितने प्रकार के तरीके हैं संशोधन के, पहला संशोधन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, कितने हुए, किस प्रकार से किए गए, कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक होती है, वो सारी डिटेल जो है वो अपने जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे उस समय अपने चर्चा करेंगे। अपने यहाँ पे मोटा मोटा इतना देख लेते हैं कि संसद के द्वारा संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, और संशोधन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 368 में है। और संशोधन करने के अगर आपके तरीके पूछ ले तो तरीके कितने हैं, 3 है। और अगर पहला संशोधन की बात करें तो पहला संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जो किससे संबंधित था, अपने भूमि सुधार से संबंधित था। तो ये था बच्चों अपने संसद के गठन के बारे में बात, संसद के कार्य, संसद के सत्र, संसद की भाषाएं, गणपूर्ति, कोरम, अपने संसद की सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें अपने बात करेंगे लोकसभा के गठन की और राज्यसभा के गठन की। ओके, दैट्स ऑल।